दोस्तों नमस्कार। क्या आर पार की लड़ाई का वक्त आ चुका है? क्या यह पहली बार है जब इस देश की सरकार हर जिम्मेदारी से मुक्त है? कोई मंत्री कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। और इससे पहले कभी आर पार की लड़ाई का वक्त नहीं आया था। इस वक्त ऐसा क्या हो गया जब विपक्ष या कहें विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लगने लगा अब लड़ाई ब्लॉक स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक लड़नी ही होगी। और यह लड़ाई भारत की उस मीडिया के आश्रय नहीं लड़ा जाएगा जो मीडिया इस वक्त सत्ता को संरक्षण देता है या फिर उसके लिए ढाल का काम करता है। यह लड़ाई इस दौर में आप चुनाव के माध्यम से भी लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि चुनाव के तौर तरीके इस दौर में पीएमओ से तय होते हैं, क्योंकि पीएमओ ही वो आखिरी जगह है जहां पर तय होता है कि अब कौन मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। और जब वही तय कर रहे हो तो फिर मुख्य चुनाव आयुक्त की क्या बिसात और उसके मातहत काम करने वाले चुनाव आयोग की क्या बिसात कि वह इस देश में स्वतंत्र चुनाव की प्रतिष्ठा को बरकरार रखे। असंभव है। तो क्या आर पार की लड़ाई इसीलिए अब शुरू हो गई क्योंकि हर संघर्ष के आश्रय यह तय किया जाता है कि आखिर सरकार जिम्मेदारी तो ले, कोई जवाबदेही तो हो। और जनता ने चुना है और जनता के सामने अगर मुश्किल हालात हैं तो भी सरकार अगर बेफिक्र है और वो जिन बातों का जिक्र कर रही है वो सिवाय प्रोपेगेंडा के कुछ भी नहीं, तो क्या वाकई आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है? और इस लड़ाई के भीतर का सच क्या है? सच तो यह है कि इस दौर में भारत के क्रू मेंबर वाले जहाज पर होर्मुज में अमेरिका हमला करता है, 3 भारतीय मारे जाते हैं और भारत अमेरिका के साथ ही ट्रेड डील को करने की बेचैनी पाले हुए है, क्योंकि उसको लगने लगा कि सारे दरवाजे उसके लिए बंद और अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अमेरिका के साथ खड़ा होना ही सत्ता को बरकरार रखने का पहला और आखिरी मंत्र बन चुका है। तो क्या यह आर पार की लड़ाई से तय होगा? क्योंकि हमला तो आज भी हुआ, हालांकि यह बात सामने अभी तक आई नहीं यह हमला अमेरिका के जरिए हुआ है या फिर वहां पर ईरान की सेना के जरिए हुआ है। लेकिन भारतीय क्रू मेंबर जिस जहाज पर मौजूद थे उस दूसरे जहाज पर आज हमला हुआ है। जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही कौन तय करेगा? और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्यों, देश के भीतर की परिस्थिति को भी एक क्षण के लिए देख लीजिए। इस देश के भीतर शिक्षा का बंटाधार जिस तरीके से लगातार हो रहा है, शिक्षा मंत्री हर जिम्मेदारी से मुक्त है। इस देश के भीतर ढहते हुए एमएसएमई और ढहते हुए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बाजार के भीतर बड़े बड़े बिजनेसमैन को लगते हुए झटकों में इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इस देश के भीतर एग्रीकल्चर की क्या स्थिति होगी अगर अमेरिका के साथ डील हो जाए? तो जिम्मेदारी ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर लेंगे और ना ही सरकार की वो पॉलिसी लेगी और ना ही कॉमर्स मिनिस्ट्री के वो अधिकारी लेंगे जो अमेरिका के साथ डील इस आधार पे कर रहे हैं कि अमेरिकी एग्रीकल्चर सामानों को भी भारत के बाजार में आने से कोई रोक ना पाए। कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, कोई जवाबदेही है ही नहीं। और यह परिस्थिति धीरे धीरे इस देश के भीतर उस कानून के राज को भी खत्म कर चुकी है। यह सवाल आज बड़ा हो गया। शायद यही वो सवाल है जिसने ट्रिगर का काम किया है और राहुल गांधी को अब लगने लगा कि अब नहीं तो कभी नहीं। और यह ट्रिगर का मतलब यह था कि राज्यसभा के भीतर जो नामांकन के लिए पर्चा भरा गया उस पर्चे में जो त्रुटि पाई गई रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए, वह त्रुटि मध्य प्रदेश के भीतर भी पाई गई और वह त्रुटि झारखंड के भीतर भी पाई गई। मध्य प्रदेश में पर्चा कैंसिल कर दिया गया क्योंकि उस पर्चे को भरने वाले कांग्रेस की उम्मीदवार थी और झारखंड में उस पर्चे को पास कर दिया गया क्योंकि उसको भरने वाले बीजेपी के उम्मीदवार थे। कानून एक सरीखा नहीं है, कानून की व्याख्या एक सरीखी नहीं है। और कानून तो दूर की बात है, जब इस बात को इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिश की गई वहां भी नाकामी मिली
और जब बातचीत की सफलता मिली तो उसके बाद बहुत देर हो गई थी। होते होते बात सुप्रीम कोर्ट चली गई, जहां संविधान की व्याख्या होती है। यानी एक तरफ पर्चा खारिज हो गया मध्य प्रदेश में, और वहां के रिटर्निंग ऑफिसर ने उस खारिज पर्चे के बाद रिजल्ट का भी ऐलान कर दिया और कहा कि 3 उम्मीदवार बीजेपी के, तीनों जीत गए। तीसरे कैंडिडेट को लेकर जो कांग्रेस का कैंडिडेट जीता वो अब नहीं जीत पाएगा। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, लेकिन हम इस देश की चुनावी प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप कर नहीं सकते हैं। उन्हें फिर बताया गया, यह चुनाव नहीं, यह कानून है। यह कानून संविधान में दर्ज है। संविधान के तहत चुनाव को लेकर कुछ रूल होते हैं। उस रूल का उल्लंघन किया गया चुनाव आयोग के अधिकारी के जरिए, तब तो आप कुछ कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक है, कल सुनते हैं, आज नहीं। और उस कल और आज के बीच में मध्य प्रदेश के तीनों राज्यसभा के कैंडिडेट्स को लेकर ऐलान भी हो गया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला कल दे सकता है, जब यह पूरे चुनावी ऐलान जो हुआ है वो एक झटके में रुक जाए? या फिर सुप्रीम कोर्ट का रवैया वही होगा जो पश्चिम बंगाल के वोटरों को लेकर हुआ था, इस बार नहीं तो अगली बार आप वोट डाल दीजिएगा, इस बार क्यों हड़बड़ाए हुए हैं? आज सुप्रीम कोर्ट में जब यह दाखिल हुआ, दरअसल इसने उस कलई को खोल दिया कि इस देश के भीतर आम लोगों के सामने की मुश्किल, इस देश के भीतर कानून के राज की मुश्किल, इस देश के भीतर फेल होते इंस्टीट्यूशन को लेकर मुश्किल, और इस देश के भीतर सिर्फ और सिर्फ सत्तानुकूल फैसले और उसी के अनुसार हर चीज की व्याख्या करने की स्थिति में अगर सत्ता और सरकार है तो फिर इन्हें हराएगा कौन? क्योंकि आर पार की लड़ाई अक्सर चुनावी मैदान तक चली ही जाती है, और उस चुनावी मैदान को ही अगर हड़प लिया गया, चुनाव आयोग ने चुप्पी थामी और फिर कहा नहीं हम सही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज नहीं कल सुनेंगे। आज ऑनरेबल कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन जी ने एक पिटीशन दायर की थी। उस पिटीशन में उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट से इलेक्शन में जो उनकी इलेक्शन के बारे में जो उन्होंने एक रिट फाइल की थी, उसमें उन्होंने क्लियरली मांगा था कि ईसीआई ने जो भी उनके साथ किया है उसके अगेंस्ट वो यहाँ पर इलेक्शन पिटीशन में आए थे। लेकिन आज कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी ने जब मेंशन किया तो कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि हम इलेक्शन प्रोसेस में इंटरवेन नहीं करेंगे। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी जी ने सब समझाया उन्हें कि किस तरह आज तीनों लोग वहां पर निर्वाचित हो जाएंगे, तब भी कोर्ट ने इंटरवीन करने से अभी मना कर दिया। जो उन्होंने कहा कि कल हम आपकी मेंशनिंग सुन लेंगे, आज की मेंशनिंग हम पूरी ओवर हो चुकी है, अब बाकी मेंशनिंग हम कल सुनेंगे। तो अब जो स्थिति है हाल फिलहाल कोर्ट ने इसमें इंटरवीन करने से मना कर दिया है, और कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि इलेक्शन प्रोसेस में हम इंटरवीन नहीं करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई मेंशनिंग है तो विल हियर यू टुमारो। तो जब देश में राजनीतिक रास्ता ही बंद हो चुका हो, सरकार जवाबदेही से मुक्त हो चुकी हो, इस देश के भीतर कोई भी मुद्दा राजनीतिक तौर पर चुनावी जीत हार तय करने की स्थिति में ना हो, तो फिर आर पार की लड़ाई का मतलब जनता के बीच जाना होता है। जनता को यह बताना होता है कि दरअसल लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी, और जब जनता लड़ाई के लिए तैयार होती है तो फिर राजनीतिक परिवर्तन चुनावी दिशा से आगे पूरे देश को खड़ा कर देता है। क्योंकि आखिरकार संविधान भी तो लोगों के लिए है। इस देश की सत्ता और सुप्रीम कोर्ट के लिए इस देश का संविधान नहीं लिखा गया। और नया सवाल क्या इस देश के लोगों का है? जो चौतरफा संकट इस देश के सामने है, वो महंगाई को लेकर हो, वह बेरोजगारी को लेकर हो, वो परीक्षा के सिस्टम को लेकर हो, या इस देश के हेल्थ सिस्टम को लेकर हो, इस देश के भीतर कच्चे तेल का संकट जो मंडरा रहा है, और सरकार इस देश में खाद तक उपलब्ध करा पाएगी या नहीं करा पाएगी, इसको लेकर मुश्किल हालात हो, तब नया सवाल यह है कि अगर चुनावी प्रक्रिया भी हड़पी जा चुकी हो तो एक क्षण के लिए आने वाले वक्त के चुनाव का अध्ययन किया जाए। क्या यह आर पार की लड़ाई उन राज्यों के चुनाव को लेकर है, या इससे पहले अतीत में जो भी चुनाव हुए उसमें बीजेपी या मौजूदा सत्ताधारी को अगर जीत मिलती है तो क्या वाकई वो जीत के काबिल थी या नहीं थी?
या सब कुछ उसी हिसाब से चल रहा है? हमारी टीम ने जब इस पर काम करना शुरू किया और उस टीम का एक एनालिसिस निकल कर आया कि सिर्फ एक गुजरात ही राज्य है जहां पर गुजरात मॉडल ने गुजरात में जीत हासिल कर ली। अन्यथा अगर आप इलेक्शन कमीशन को माइनस कर दीजिए, अगर सत्ता के प्रभाव में आने वाले इस देश के इंस्टीट्यूशन को अलग कर दीजिए, उसके दायरे में ईडी और सीबीआई भी आएगी, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि बीजेपी के पास गुजरात के अलावे जहां जहां जीत मिली उसमें बीजेपी कहीं थी ही नहीं। तो क्या यह चुनाव की प्रक्रिया में अब अगले साल जिन राज्यों में चुनाव होना है उस दिशा में देखा जाए? जाहिर है उसके दायरे में उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, गोवा है, मणिपुर है, हिमाचल प्रदेश है, गुजरात भी है। क्या उन राज्यों को देखा जाए या अब अतीत की परिस्थितियों को समझ लिया जाए और आर पार की लड़ाई लड़नी ही होगी? इसकी मुनादी करने की जरूरत है, क्योंकि ध्यान दीजिए, असम, बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी अपने बूते चुनाव जीत ही नहीं सकती है। असम में उसे कांग्रेस के नेता की जरूरत पड़ती है और भी नेताओं की जरूरत पड़ी। बंगाल में टीएमसी के नेता की जरूरत पड़ती है और भी नेताओं की जरूरत पड़ी। बिहार में उसे नीतीश कुमार की जरूरत पड़ती है और धीरे धीरे किस तरीके से बीजेपी सत्ता में आ जाती है पिछले दरवाजे से। और महाराष्ट्र में तो विपक्ष की राजनीति को पूरे तरीके से राज्यपाल के आश्रय तोड़ा जाता है, चुनाव आयोग मुहर लगाता है और ऐलानिया तौर पर सुप्रीम कोर्ट कहता है सब जायज है लेकिन गैर कानूनी है। यानी एक गजब परिस्थिति के बीच अगर इस चुनावी प्रक्रिया को आप देख रहे हैं तो असम, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र बीजेपी अपने बूते नहीं जीत पाती। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, राजस्थान बिना चुनाव आयोग के जीत ही नहीं पाती। मध्य प्रदेश में जो उसने तोड़फोड़ कमलनाथ के दौर में की और जो सिंधिया के साथ जो कुछ हुआ, कहा गया कि उनको डर दिखाया गया, जो भी स्थिति हो, अपने बूते बीजेपी जीत पाने की स्थिति में नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जीते जरूर, लेकिन इस बार क्या उनका ग्राफ नीचे है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ज्यादा सक्रिय है, ज्यादा वोटरों को दायरे में ले रहा है। एसआईआर के जरिए जो आरोप अखिलेश यादव खुलकर लगा रहे हैं, तो बचा क्या? दक्षिण में तो बीजेपी है ही नहीं, केरल में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू है, उनके सहारे है। क्या यह एक ऐसी स्थिति है कि अगर ध्यान से देखिए तो इस देश के भीतर सिवाय गुजरात के, वह भी 2002 के दंगों के बाद की परिस्थितियों को अगर आप राजनीतिक तौर पर आकलन करेंगे तब आप समझ जाएंगे, इस देश के भीतर चुनाव आयोग का पहला काम यह भी होता है कि धर्म के आधार पर ना चुनाव प्रचार हो, ना वोट मांगने की जरूरत पड़े, उस पर उसको रोक लगानी चाहिए। लेकिन पूरा पॉलिटिकल एजेंडा ही उस दिशा में चलता चला गया। चुनाव आयोग ने पट्टी बांध ली आंखों पर, कानों में रुई ठूस ली। क्या यह परिस्थिति इस देश के भीतर ऐसी है? तो यह आर पार की लड़ाई क्या यूपी को लेकर होगी, पंजाब को लेकर होगी, गुजरात इसको लेकर होगी जिन राज्यों में चुनाव होने हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चुनावी रिजल्ट सामने सबके हैं। इसीलिए पहली बार कांग्रेस कह रही है अब एक नेशनल कैंपेन की जरूरत है जो आंदोलन की शक्ल में हो, ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट, स्टेट से लेकर सेंटर, यानी हर तरीके से एक ऐसा कैंपेन चलाया जाए जिसमें लोगों की भागीदारी हो। लोगों की भागीदारी के साथ जनता के साथ नेता भी जुड़े, कार्यकर्ता भी जुड़े, और यह भागीदारी उस कैंपेन के साथ चले जहां पर यह मैसेज बहुत साफ है कि दरअसल डेमोक्रेसी गायब है। Your party is going to be a national campaign all over India in coming 2-3 months. Not a once agitation, two agitation. In coming 2-3 months, we will have a national agitation plan. This is not in the national level only, national, state level, district level, block level. Not only, and also wherever people are facing difficulties, Congress party has to go there and to share the sentiments with them and fight for them. This is what we decided today. Not only the traditional way of the agitation,
we will go to the people, those who are suffering, those who are having pain, and we will try to share the pain with them, and we'll do maximum agitation to take their voice to the national capital. ये आर पार की लड़ाई की स्थिति क्या सिर्फ इसलिए आ गई क्योंकि अभी तक देश के भीतर मुद्दे थे, उन मुद्दों को राजनीतिक दल उठाया करते थे, जनता उन मुद्दों को समझती थी, उन मुद्दों के आसरे वोट डालती थी, और वोट डालने के बाद जो चुनाव के परिणाम आते थे उसमें इस देश के भीतर राजनीतिक सहमति असहमति किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जनता की है यह बात सामने आ जाती थी। यह एक पारंपरिक परिस्थिति थी। लेकिन जब आर पार की लड़ाई का अब ऐलान हुआ तो ट्रिगर अगर इस देश के भीतर चुनावी राजनीति और सीट को चोरी करने की स्थिति तक पहुंच गया, तब यह सवाल बड़ा हो गया, क्या इस वक्त दिल्ली में मौजूद केंद्र सरकार की सत्ता को अब इसका एहसास नहीं था कि इस देश के भीतर का हर मुद्दा इसके बाद खुल जाएगा, या वो इस बात को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त है, कुछ भी हो जाए हमको कोई छू नहीं सकता है, क्योंकि चुनाव के तौर तरीके हमारे हथेली में हैं। इस देश के भीतर कहां पर एफआईआर दर्ज होनी है, किसे कहां पर किसके खिलाफ कार्रवाई होनी है, किसकी राजनीति का पूरा बस्ता बंद करना है, सब कुछ तो हम ही तय करेंगे, ये मानकर सत्ता चल रही है। बेफिक्री उसके साथ है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के साथ है। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का मतलब इस देश के हर इंस्टीट्यूशन को वही दिशा निर्देश भी देगी। और सवाल उसके आगे का हो गया, क्या ऐसी स्थिति में वाकई सरकार खड़ी हो चुकी है जहां कमोवेश इस देश के भीतर हर परिवार के सामने यह संकट है कि उसका बेटा जिस परीक्षा में जाएगा उसके परीक्षा कहीं लीक तो नहीं होगी, क्वेश्चन पेपर लीक तो नहीं हो गया होगा, जो रिजल्ट आएगा वो पहले से मैनेज तो नहीं होगा, पहले से मैनेज। और इस देश के भीतर डिग्री पास में है लेकिन रोजगार देगा कौन? जब इतना भयावह संकट परिवार दर परिवार के भीतर अपने बच्चों को लेकर है, तो जिन परिवारों में के भीतर जिंदगी की जीने की जद्दोजहद 2 जून की रोटी के साथ हो रही है और वहां पर रोजगार खत्म हो रहे हो, जिस स्थिति में इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रहा है और रोजगार खत्म ही नहीं बल्कि आय के तौर तरीके भी कम हो जाएं, बाजार में खरीदारी धीरे धीरे सिमटने लगे, क्या इस परिस्थिति में कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा? इसका सबसे बड़ा पैमाना तो इस बात को लेकर उभरा जब कल होमर्ज रूट पर भारत के क्रू 3 मेंबर्स की मौत हो गई। सामान्य तौर पर इस देश में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किसी भी व्यक्ति की मौत एक मुद्दा बनती है, एक सवाल उठता है, लेकिन भारत के 3 क्रू मेंबर की मौत को भी भारत की किसी जगह पर कोई जगह नहीं दी गई, सब कुछ सामान्य चल रहा है। आज फिर एक जहाज पर हमला हो गया। कल कहा गया कि हमने डिप्लोमेट को नोटिस दिया है और उनको बुलाया गया है, लेकिन उसी अमेरिका के साथ जिस ट्रेड डील की दिशा में भारत बढ़ रहा है, वो ट्रेड डील के तौर तरीके बहुत साफ बतलाते हैं कि भारत इस समय आर्थिक तौर पर दुनिया के 2 ही देशों पर निर्भर है, उसमें एक अमेरिका है और दूसरा चीन है। इन दोनों की निर्भरता के बीच एक तरफ आर्थिक गुलामी है और एक तरफ सीमा पर सहमति है, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। शायद ये सारी वजह धीरे धीरे एक व्यापक रूप धारण कर रही है। इसीलिए आज दिल्ली में जब कांग्रेस की अर्जेंट बैठक बुलाई गई जिसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद थे, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरीज मौजूद थे, हर राज्य का प्रभारी मौजूद था, जब सभी के साथ बैठक हो रही थी तो उसमें नया सवाल यही आया, तरीका क्या होना चाहिए। और उस तरीके को लेकर जब हम सड़क पर उतरे, वो चाहे गांव के स्तर पर हो, शहर के स्तर पर हो, जिले के स्तर पर हो, महानगर के स्तर पर हो, तो भागीदारी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया तो ब्लैकआउट कर चुका है। तब ये बात आगे बढ़ी कि क्या हम एक पैरेलल तरीके से इस देश के भीतर आंदोलन को कैंपेन में नहीं तब्दील कर सकते हैं, जिस तरीके से सरकार ने इस देश के भीतर लोगों को कह दिया कि अब यहां इस्तीफा नहीं होगा, कैसी भी हालत हो जाए, तो क्या इस देश के भीतर हमेशा चलने वाला आंदोलन जो लोगों को इस बात का सुकून दे कि अपनी बात को कहने के लिए उनके पास कोई मंच तो है, चुनावी जीत हार की दिशा में मत जाइए,
पहले इस देश को जानकारी तो मिले फैक्ट्स फिगर क्या हैं। शायद इसीलिए यह बात आज खुलकर सामने आई। Petrol, diesel, and LPG gas prices are increasing day by day. People are totally in distress. No action from the government. Unemployment is the peak. Total MSME sector is completely destroyed. Youths are very much worried. They are worried about their future. There is no employment. Students are in a great dangerous situation. Our 3 Indians are killed. Then also, our diplomatic relations are going in a wishy-washy way. We are very much keen on signing the agreement of India-US trade agreement, which is going to harm Indian kisan in a greater way. ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं जानती है कि स्थितियां नाजुक है, लेकिन सरकार जानती है कि स्थितियां अगर नाजुक है तो हमें इस तरीके का वातावरण बनाना ही होगा जहां पर विपक्ष इस्तीफा ना मांगे, जहां पर इस सरकार की कोई जवाबदेही तय नहीं हो। यही वजह है कि आज नीति आयोग की बैठक में सरकार ने माना कि आर्थिक परिस्थितियां नाजुक है, राज्यों से भी कहा कि वो मदद करें क्योंकि आने वाले वक्त में संकट गहराएगा। और यह वाकई बड़ी बात है कि जब गैर बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उन्हें उनका हिस्सा तक मिल नहीं पा रहा है, तो वो राज्य कैसे चलाएं, कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं, रिजर्व बैंक से लोन ले लेते हैं और सरकार भी कहने से चूकी नहीं, लोन लीजिए, 0% पे उठाइए। यह बड़ा ही संकट काल का दौर है, यानी परिस्थितियां नाजुक है। नीति आयोग की बैठक में सरकार मान रही है, लेकिन फिर भी जवाबदेही किसी के नहीं और किसे पटरी पर लाया जाए इसको लेकर कोई विजन नहीं, ना फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, ना कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, ना ही तेल मंत्री की तरफ से, और ना ही एग्रीकल्चर मिनिस्टर की तरफ से, और ना ही प्रधानमंत्री की तरफ से। यानी अब इस आर पार की लड़ाई में राहुल गांधी ये मान रहे हैं कि आपको निशाने पर इस देश की राजनीतिक सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को लेना ही होगा, उन्हें बताना ही होगा, यानी जनता को, कि दरअसल जिम्मेदार कौन है। और जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। बावजूद इसके हंसते मुस्कुराते हुए आज नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री पहुंचे। दरअसल इधर नीति आयोग की बैठक और उधर कांग्रेस की बैठक, इन दो बैठकों के बीच में अगर आप खड़े होकर इस देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों का एनालिसिस शुरू कर देंगे तो आप समझ जाएंगे लोकतंत्र है या नहीं है, इस देश के सामने संकट है या नहीं है, इस देश की सरकार प्रोपेगेंडा पर चल रही है या फिर अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को बनाकर इस देश को बता रही है कि दरअसल देखिए पूरी दुनिया सिर्फ हमें ही चाहती है। इन दोनों परिस्थितियों के बीच की असल उलझन जो किसान से जुड़ी है, जो इस देश के युवा छात्रों से जुड़ी है, जो जेनजी के सवालों से जुड़ी है, वो तमाम चीजें गायब है। और जब गायब हो चुकी परिस्थितियों में इस देश में कानून का राज भी इलेक्शन के प्रोसेस से गायब हो जाए तो ट्रिगर तो दबेगा ही। इसीलिए ट्रिगर आर पार की लड़ाई का दबा है और इसका एहसास अब केंद्र सरकार को भी हो रहा है कि दरअसल वो तमाम मुद्दे जो अब तक बीजेपी या कहें मोदी शाह मानकर चल रहे थे कि वो दब गए और एक झटके में राज्यसभा का मुद्दा बड़ा हो गया, उस राज्यसभा के नॉमिनेशन के मुद्दे ने दरअसल इस देश में खत्म होते लोकतंत्र पर एक अनूठा सवाल खड़ा कर दिया कि जिम्मेदारी से मुक्त सरकार, जवाबदेही से मुक्त सरकार अगर लोकतंत्र को भी अपने अनुकूल चलाते हुए पार्लियामेंट पर भी कब्जा करने की दिशा में बढ़ रही हो और इस देश के वो इंस्टीट्यूशन जिनका काम है डेमोक्रेसी को बरकरार रखना,
अगर वह भी उसी अपराध में शामिल हो और इस संविधान की व्याख्या करने वाली सुप्रीम कोर्ट भी अगर सत्तानुकूल परिस्थितियों को बनाने में लग जाए और यह कहने से चूके नहीं सब कुछ नॉर्मल है, तो इस आर पार की लड़ाई का मतलब जनता के बीच ही जाना होता है और जनता के बीच जाकर ही संघर्ष करना और जनता के बीच रहते हुए उसे ही संसद मान लेना शायद ये मौजूदा वक्त का एक ऐसी जरूरत भरी सच है जो शायद विपक्ष समझ जाए तो ठीक है, अन्यथा उसकी लड़ाई छिटपुट परिस्थितियों में ही भटकेगी। वह रोज टेलीविजन पर आएगा, वहां पर मात खा के जाएगा, उसकी बातों को अनसुना किया जाएगा और डुगडुगी पीटेगी। देखिए लोकतंत्र है, आपकी बात आपको कहने की इजाजत तो दे दी गई। राज्यसभा में एक सीट चोरी हो जाएगी, 6 सीटों पर जीत जाएंगे तो उस जीत का जश्न मनाने में जुट जाएंगे और भूल जाएंगे आज 1 सीट चोरी हुई है, कल 10 सीट होगी। उसके बाद धीरे धीरे पूरा चुनाव आपके हाथ से निकल जाएगा। पहली बार उस ट्रिगर पर उंगली राहुल गांधी रखने की हिम्मत दिखा रहे हैं या फिर दिखा चुके होंगे और उसके बाद अगले 4-5 दिनों के भीतर एक नेशनल कैंपेन इस देश के भीतर ब्लॉक से केंद्र तक नजर आने लग जाएगा। इंतजार कीजिए, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि इस देश में विपक्ष की राजनीति अभी भी उसी सुकून और उसी विशेषाधिकार को पाकर मलाई खाते हुए जनता से कटकर संसद में अपनी मौजूदगी दिखाने का एहसास तो नहीं पाले हुए है या फिर पहली बार संसद और उससे हटकर जनता के बीच खड़े होकर इस देश की हकीकत को बताने की चाहत वो रखती है। होगा फैसला, आर पार की लड़ाई का लिया गया है तो बात तो कुछ होगी, फिर भी इंतजार कीजिए। यह देश की राजनीति एक झटके में बहुत कुछ खत्म भी कर देती है, लेकिन अनूठा सच भारत का यह भी है जब जनता खड़ी होती है तो कई राजनीतिक तख्त पलट जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।